जूडिया और समरिया पर कब्जे का वक्त आ चुका है। हम 2025 में इलाका कब्जा लेंगे, ये कहना है इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच का। जूडिया और समरिया टर्म का इस्तेमाल यहूदियों की धार्मिक किताब में वेस्ट बैंक के लिए किया जाता है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का एक प्रांत है। यहाँ पर इजराइल ने 1967 से कब्जा कर रखा है। अधिकांश इलाके पर यहाँ इजराइल का ही सिक्का चलता है। उसने यहाँ सैकड़ों अवैध बस्तियाँ बना कर रखी हैं जहाँ लाखों यहूदी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस कब्जे को अवैध बताता है। इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच वेस्ट बैंक पर पूरे कब्जे की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूएस की डोनाल्ड ट्रंप की सरकार उनके इस प्लान को सपोर्ट करेगी। कम से कम वो तो ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। אני מתכוון בעזרת השם להוביל בהמשך החלטת ממשלה שקובעת שממשלת ישראל תפעל מול הנשיא החדש מול הממשל החדש, של הנשיא טראמפ, מול הקהילה הבינלאומית, להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, להכרה אמריקאית ובינלאומית, ולסיום הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון। गाजा पर कब्जे की बात तो इजराइल पहले से ही करता रहा है। इन्हीं दो प्रांतों से मिलकर बनता है फिलिस्तीन, वही फिलिस्तीन जिसे अब तक उसके हिस्से का न्याय नहीं मिल पाया है। वो सालों से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए जिरह कर रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक का हासिल शून्य है। अब इजराइल के मंत्री खुलेआम बचे खुचे फिलिस्तीन वाले इलाके पर भी कब्जे की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अभी राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल की। वो अपनी मंत्रिमंडल में कट्टर इजराइल परस्त नेताओं को शामिल कर रहे हैं। दो की चर्चा तो और ज्यादा ही है। पहले है माइक हग्बी, वो अमेरिकी राज्य आकंसो के गवर्नर रह चुके हैं। उन्हें इजराइल का राजदूत बनाया गया है। वो वेस्ट बैंक में बनी अवैध बस्तियों का समर्थन करते हैं। और दूसरे हैं मार्को रूबियो, वो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं। गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों की मौत के लिए पूरी तरह हमास को जिम्मेदार मानते हैं। रूबियो ने अमेरिका में पढ़ रहे उन विदेशी छात्रों को देश से निकालने की वकालत की थी जो गाजा में चल रहे युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। खबरें चल रही कि ट्रंप उन्हें विदेश मंत्री बनाने की तैयारी में है। अब ट्रंप की जीत के बाद इजरायली मंत्रियों के बयान और ट्रंप की सरकार में प्रो इजरायली नेताओं की भर्ती से चर्चा हो रही है कि क्या अब इजराइल पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा और ट्रंप हरी झंडी दिखा देंगे इसको। ये बात इसलिए भी चौंकाने वाली नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद इजराइल के कट्टर समर्थक रहे हैं। 2017 में उन्होंने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी, जिसके बाद इसकी खूब आलोचना हुई थी। तो आज के शो में हम जानेंगे कि वेस्ट बैंक का इतिहास क्या है, अभी वेस्ट बैंक पर किसका शासन चलता है और क्या वाकई इजराइल वेस्ट बैंक समेत पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। सबसे पहले जानिए दो जरूरी सूचनाएं। नंबर 1, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सज रहा है लल्लन टॉप अड्डा। तारीख है 22, 23, 24 नवंबर, यही 7-8 दिन बाद। तीनों दिन का टिकट अगर आपको लेना है तो lallantop.com पे जाइए, सामने बैनर दिखेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, रजिस्ट्रेशन फीस भरिए, फॉर्म भरिए, आपके पास आएगा एक पास। तीनों दिन वही पास लेकर आपको एंट्री मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दूसरे नंबर की सूचना है कि चल रही है लल्लन टॉप चुनाव यात्रा। हमारी टीमें दौरा कर रही हैं झारखंड का, महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का। जानने चुनावी तापमान तो हमारे तमाम चैनलों पर हमारी चुनावी कवरेज देख सकते हैं, अपने रिव्यू और अपने व्यूज सब दे सकते हैं। शुरू करते हैं दुनियादारी, जहां आज चर्चा वेस्ट बैंक की। लेकिन सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। वेस्ट बैंक क्या है? ये फिलिस्तीन का सबसे बड़ा प्रांत है। मैप देखिए, फिलिस्तीन दो प्रांतों से मिलकर बना है, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा में लगभग 23 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, वहीं वेस्ट बैंक में लगभग 33 लाख फिलिस्तीनी। वेस्ट बैंक का क्षेत्रफल लगभग 5800 वर्ग किलोमीटर है। इसकी एक सीमा जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे से लगती है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक कहते हैं। ईस्ट जेरूसलम जो है वो भी इसी के अंदर है। वेस्ट बैंक के अंदर 11 बड़े इलाके हैं। कुछ के नाम और जनसंख्या समझ लीजिए। अल खलील ये सबसे बड़ा इलाका है, आबादी लगभग 8.5 लाख। दूसरा है जेरूसलम, आबादी लगभग 5 लाख। और नबलस में लगभग 4.5 लाख की आबादी। रामल्ला और अलबिरेह में लगभग 3,30,000। जनीन में लगभग 3.5 लाख लोग रहते हैं। वेस्ट बैंक में कई रिफ्यूजी कैंप भी हैं। इन कैंप्स में लगभग 8,70,000
शरणार्थी रहते हैं। ये उन फिलिस्तीनियों के वंशज हैं जिन्हें 1948 में इजराइल ने अपनी ज़मीन से निकाल दिया था। तब से ये लोग वहीं रह रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक में लगभग 7 लाख इजरायली सेटलर्स भी रहते हैं। आइए इनके बारे में भी थोड़ा तफसील से जानते हैं। सेटलर्स उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने फिलिस्तीन की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जिन बस्तियों में ये रहते हैं उन्हें सेटलमेंट कहते हैं। इन्हें यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध बताता है। इजराइल की वेस्ट बैंक में 250 से ज़्यादा अवैध बस्तियां हैं। इजराइल की सरकार ने इन्हें मेन रोड से जोड़ा हुआ है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही इन बस्तियों तक आसानी से लगी रहती है। गाड़ियों के आने से यहाँ रोज़ाना की ज़रूरत का सामान आसानी से पहुँच जाता है। वहीं फिलिस्तीनियों की आबादी को मेन रोड से ही कट कर दिया गया है, जिससे वहाँ की रोज़ाना ज़रूरतें और मेडिकल का सामान बहुत कम पहुंच पाता है। तो क्या वेस्ट बैंक में ये अवैध बस्तियां जो हैं वो बननी बंद हो गई हैं? जवाब है कि नहीं। ये अवैध बस्तियां 1980 के दशक से बननी शुरू हुई थीं। 2 दशकों का तो इनके बनने की रफ्तार जो 2 दशकों तक थी वो धीमी थी, लेकिन साल 2000 के बाद से इनके बनने की रफ्तार बढ़ गई। खासतौर से 7 अक्टूबर के युद्ध के बाद से यहाँ कई बस्तियां बन चुकी हैं। इजराइल कहता है कि ये बस्तियां सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। वो ये भी कहता है कि ओस्लो अकॉर्ड में सभी इलाकों में सेटलमेंट बनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, इसलिए ये सेटलमेंट अवैध नहीं है। हमने बिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से बात की। पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सेटलमेंट को रोक क्यों नहीं पा रहा है और इजराइल ऐसा होने क्यों नहीं देता। सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ एक ही हालात में इजराइल को सेटलमेंट एक्टिविटी कंटिन्यू करने से और ज्यादा सेटलमेंट बनाने से रोक सकता है। वो ये कि अगर इजराइल पे दबाव बनाया जाए। इजराइल पे दबाव बनाना सिर्फ 2 ही पार्टीज के पावर में है, या तो अमेरिका दबाव बना सकता है या यूनाइटेड नेशंस दबाव बना सकता है। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है, तो एक तरह से वो भी अमेरिका के ही कंट्रोल में है। क्योंकि अमेरिका का इतना ज्यादा सपोर्ट है इजराइल के लिए, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज तक इजराइल पे ये दबाव नहीं बना पाया कि वो सेटलमेंट्स की एक्टिविटी बंद कर दे, सेटलमेंट बनाना बंद कर दें। इजराइल ने ये जरूर किया था कि इजराइल के पहले सेटलमेंट्स गाजा पट्टी में भी हुआ करते थे और 2005 में उन्होंने वो सेटलमेंट्स वहां से हटा लिए। लेकिन जब वो सेटलमेंट्स भी हटाए गए थे तो वो किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव का कारण नहीं था, दबाव का नतीजा नहीं था। वो इस वजह से हुआ था क्योंकि इजराइल को लगा कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए अच्छा रहेगा अगर गाजा पट्टी से सेटलमेंट्स हटा लिए जाएं और गाजा पट्टी को फिलिस्तीनियों के हवाले कर दिया जाए पूरी तरह से। अब क्योंकि गाजा पट्टी में हमास का इतना बड़ा रोल रहा है, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, ये भी एक फैक्टर बन जाता है इजराइल के ये कहने में कि अगर सेटलमेंट्स हैं तो मेरी सिक्योरिटी को ज्यादा इंश्योर करा जा सकता है और सेटलमेंट हटाने से वहां पे फिलिस्तीनियों का दबदबा बढ़ेगा और सिक्योरिटी चैलेंजेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन घूम फिर के सिर्फ एक ही चीज इजराइल को सेटलमेंट बनाने से रोक सकती है, वो है अमेरिका का दबाव, जो होता हुआ नजर नहीं आता। अब जानते हैं कि वेस्ट बैंक पर किसका राज चलता है। इसका जवाब जटिल है। इसे समझने के लिए आपको ओस्लो अकॉर्ड को समझना पड़ेगा। 1993 में यासिर अराफात के फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और इजराइल की सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। इसे ओस्लो अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में PLO ने इजराइल को मान्यता दी थी, वहीं इजराइल ने बदले में PLO को फिलिस्तीन का प्रतिनिधि माना था और फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी PA बनाई थी। PA का काम था कि फिलिस्तीनी की आंतरिक सुरक्षा, प्रशासन और सिविलियन मामलों की देखरेख करना। इस समझौते के तहत वेस्ट बैंक को 3 भागों में बांटा गया, A, B और C। भाग A वेस्ट बैंक का 18% का इलाका इसमें आता है। इस इलाके के अधिकांश मामले PA नियंत्रित करता है। और भाग B में वेस्ट बैंक का 22% इलाका आता है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मामले PA देखती है। वहीं आंतरिक सुरक्षा का नियंत्रण इजराइल ने अपने हाथों में ले रखा है। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है, किसी के घर में भी रेड डाल सकता है। और यहाँ आखिरी हिस्सा है C, इसमें वेस्ट बैंक का 60% हिस्सा आता है। ओस्लो अकॉर्ड के मुताबिक इस इलाके का फुल कंट्रोल फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मिलना था, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। इसके बरक्स इजराइल इस पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण रखता है।
सुरक्षा, स्कूल, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन सब कुछ अपने हिसाब से तय करता है। अब वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे की वजह से वहां मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें आती रहती हैं। जेरूसलम पर किसका कब्जा है, अब यह सवाल है। इसे इजराइल अपना बताता है। यहीं पर मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के धार्मिक स्थल हैं। अल अक्सा मस्जिद यही है जो कि टेम्पल माउंट के ऊपर है। इसी टेम्पल की वेस्टर्न वॉल यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है। इजराइल ने इस पर भी कब्जा ले रखा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे मान्यता नहीं देता है। अगर आप वेस्ट बैंक का नक्शा ध्यान से देखें तो ईस्ट जेरूसलम इसी इलाके में पड़ता है और ईस्ट जेरूसलम में ही ये पवित्र स्थान है। लेकिन इजराइल अपने नक्शे में ईस्ट जेरूसलम को वेस्ट बैंक से अलग बताता है। अब बात वेस्ट बैंक के इतिहास की कर लेते हैं। ईसा मसीह के करीब 1000 साल पहले यहूदी राजा सोलोमन ने एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कह के पुकारते हैं। किंग सोलोमन को इस्लाम और ईसाइयत दोनों में पैगंबर का दर्जा मिला हुआ है। सोलोमन के बनाए फर्स्ट टेम्पल को बाद में बेबीलोनियन लोगों ने तोड़ दिया। फिर करीब 500 साल बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पे एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। यहाँ यहूदी नियमित पूजा करने आया करते थे। सेकंड टेम्पल 600 साल तक सलामत रहा। फिर सन 70 में यहाँ रोमन्स ने हमला किया। मंदिर को तोड़ने की कोशिश हुई। मंदिर को तोड़ा तो गया, लेकिन पश्चिम की तरफ दीवार का एक हिस्सा बच गया। मंदिर की ये दीवार आज भी मौजूद है। यहूदी इसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। वो इसे अपना आखिरी धार्मिक निशान मानते हैं। इंटरनेट पर आपने वेस्टर्न वॉल की तस्वीरें देखी होंगी। आज भी यहूदी पंथ के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। दीवार की दरारों में लोग मन्नत वाली चिट्ठियाँ फंसा देते हैं। वो दीवार से लिपट कर रोते हैं, इसीलिए इसे वेलिंग वॉल कहते हैं। अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसी जगह को लेकर अकीदा रखते हैं। उनका मानना है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत तक का सफ़र किया था। इसे इस्लाम में मिराज कहते हैं। इसी मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने खुद से पहले आए सभी पैगंबरों के साथ नमाज अदा की थी। इसी मस्जिद से मुसलमानों की एक और मान्यता जुड़ी हुई है। दरअसल पहले दुनिया के सारे मुसलमान इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। बाद में वो मक्का स्थित मस्जिद हरम की ओर रुख करके नमाज अदा करने लगे। 637 में इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर ने जेरूसलम फतेह कर लिया। उसके बाद मुसलमान और ईसाइयों के बीच इस इलाके को लेकर खूब मारकाट हुई। 1570 में पूरे फिलिस्तीन पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ। माने वेस्ट बैंक और जेरूसलम भी ओटोमन का हुआ करते थे। ये कब्जा पहले विश्व युद्ध तक बना रहा। फिर 1948 में यूएन ने इजराइल को मान्यता दे दी। फिलिस्तीन का बंटवारा हो गया। वेस्ट बैंक वाला इलाका फिलिस्तीन के हिस्से में आया, लेकिन 1967 के जंग में इजराइल ने यहाँ कब्जा कर लिया। तब से उसका कब्जा बना हुआ है। 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड में इसे सुलझाने की कोशिश तो हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसलिए वेस्ट बैंक के ज़्यादातर इलाके पर इजराइल का ही दबदबा है। इजराइल ने न सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि फिलिस्तीन के दूसरे प्रांत गाजा पर भी कंट्रोल बनाए रखा है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि वो बाहरी मदद वेस्ट बैंक में नहीं पहुंचने देता। गाजा और वेस्ट बैंक के लोग आसानी से एक दूसरी जगह आ जा नहीं सकते। अब 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में चल रही जंग की आंच वेस्ट बैंक भी पहुंच गई है। अब तक इजराइल के हमले में यहाँ 740 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लगभग 7000 घायल हुए हैं। सैकड़ों को इजराइल ने गिरफ्तार भी किया है। हमने डॉक्टर मुश्ताक से एक सवाल पूछा कि वेस्ट बैंक में जंग की आंच कैसे पहुंच रही है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि गाजा की तरह यहाँ पर हमास का नियंत्रण दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। सुनिए उन्होंने हमसे क्या शेयर किया। देखिए, वेस्ट बैंक में ज्यादातर दबदबा फतह का है और फतह की लीडरशिप में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट बैंक के अंदर भी कट्टरपंथी गुट नहीं है। फिलिस्तीनियों में खासकर जो बिल्कुल यंग फिलिस्तीनी नौजवान हैं, उनके बीच हमास की आइडियोलॉजी के लिए सपोर्ट है और हमास के एक्टिविस्ट भी हैं। वो उतना खुल के एक्टिव नहीं होते वेस्ट बैंक में जितना कि वो गाजा पट्टी में होते हैं। क्योंकि उतना उनका इन्फ्लुएंस नहीं है वेस्ट बैंक में। लेकिन वेस्ट बैंक में भी हमास के सिंपैथाइजर्स हैं, हमास के स्लीपर सेल्स भी रह चुके हैं पहले, और हमास की तरफ से अटैक करने वाले लड़ाकू भी रहे हैं वेस्ट बैंक में। ये वैसे खुल के वर्दी वाले, मिलिट्री यूनिफॉर्म वाले और खुल के वेपन्स कैरी करने वाले लड़ाकू नहीं है। सिंपैथाइजर ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमास की तरफ से जो गाजा पट्टी की तरफ लड़ाई चल रही है उसको सपोर्ट करने के लिए वेस्ट बैंक में भी काफी अटैक्स करने की कोशिश हुई है पिछले 14 महीनों में, पिछले 13 महीनों में वेस्ट बैंक में भी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो गाजा पट्टी में लड़ाई चल रही है, जो युद्ध हो रहा है, उसकी आंच वेस्ट बैंक में भी पहुंची है।
अब ये तो हुई वेस्ट बैंक की बात, पर आज हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? जैसा कि हमने शुरू में बताया कि इजराइल के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि अगले साल तक पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार उनको समर्थन करेगी। इसके अलावा 2 प्रो इजरायली नेताओं के ट्रंप कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा है। पहले है माइक हकबी, उन्हें इजराइल का राजदूत बनाया गया है। उन्होंने 2008 में कहा था कि फिलिस्तीनी शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये इजराइल से जमीन हथियाने के लिए एक राजनीतिक पैंतरा है। 2015 में भी वो बोले थे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन तर्कहीन है। अगर फिलिस्तीनी राज बनना है तो इजराइल के बाहर भी पर्याप्त जमीन मौजूद है, जिन्हें फिलिस्तीन बनाना हो वो मिस्र, सीरिया या जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में बनाएं। दूसरे ऐसे इजराइल परस्त नेता हैं मार्को रूबियो, ये भी इजराइल के कट्टर समर्थक हैं। खबर है कि ट्रंप इन्हें अमेरिका का विदेश मंत्री बनाने वाले हैं। प्रो फिलिस्तीनी छात्रों को देश से निकालने की वकालत कर चुके हैं। कहते हैं कि जंग में बाइडेन सरकार इजराइल को पर्याप्त मदद नहीं दे रही है। हमने डॉक्टर मुश्ताक से एक और सवाल पूछा कि इजराइल के मंत्री कह रहे हैं कि गाजा पर कब्जा होगा ही हमारा इजराइल का और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लेंगे। वहीं ट्रंप सरकार में जो कट्टर इजराइल समर्थक नेता भर्ती हुए हैं वो भी कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं। तो क्या बचे खुचे फिलिस्तीन पर भी इजराइल का कब्जा हो जाएगा और क्या इसमें ट्रंप सरकार की कोई भूमिका हो सकती है? सुनिए उन्होंने क्या बताया। जी देखिए, नेतन्याहू सरकार पिछले 4-5 सालों में कई बार इस तरह के सिग्नल दे चुके हैं कि वो पूरा वेस्ट बैंक एनेक्स करना चाहते हैं। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी और दूसरा अमेरिका की जो सरकार है उन्होंने भी इजराइल से ये रिक्वेस्ट करी थी कि ये कदम ना उठाया जाए। अब जिस तरह के लोगों को प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने अपॉइंट किया है, खासकर जो इजराइल में अमेरिका के राजदूत होने वाले हैं माइक हकाबी, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं क्योंकि माइक हकाबी एक इवेंजलिस्ट हैं। वो क्रिश्चियन हैं लेकिन वो बाइबल की उन बातों पे पूरा यकीन रखते हैं कि ये जो पूरा एरिया ये पूरा एरिया इजराइल और ज्यूज के लिए भगवान ने बनाया था। वो इस हद तक अपनी इस रिलीजियस आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं कि वो वेस्ट बैंक शब्द तक यूज नहीं करते। वो बाइबल में लिखे हुए टर्म्स यूज करते हैं, जूडिया और समारिया, जो कि अपने आप में फिलिस्तीनियों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की चीज है। उन्होंने ये भी बहुत बार खुल के कहा है कि ऑक्यूपेशन नाम की कोई चीज नहीं है, इलीगल सेटलमेंट कोई चीज नहीं है, कोई इलीगल सेटलमेंट नहीं है, ये कम्युनिटीज हैं, ये घर हैं, ये गांव हैं, इनको इलीगल सेटलमेंट नहीं कहा जाना चाहिए। अब इतने चरमपंथी विचारों वाले इंसान को, पॉलिटिशियन को अगर अमेरिका का राजदूत बना के भेजा जा रहा है इजराइल, इससे एक सीधा सीधा सिग्नल जाएगा नेतन्याहू सरकार के लिए और आगे आने वाली जितने भी कट्टरपंथी पार्टियां हैं इजराइल में, उनको ये सिग्नल जाता है कि वो जैसा करना चाहते हैं वेस्ट बैंक में, उनको शायद ट्रंप सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिले। एक ही चीज ट्रंप सरकार को रोक सकती है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ये कन्विंस कर दे कि ये पूरे इस रीजन के लॉन्ग टर्म पीस के लिए खतरनाक चीज है, तब शायद वो रुके। और वो भी इसीलिए होगा क्योंकि ट्रंप के अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में एक जो वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं उसके खिलाफ जा सकता है। ट्रंप ने 2023 से लगातार प्रेसिडेंट बाइडेन को बहुत क्रिटिसाइज किया था कि प्रेसिडेंट बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी इतनी प्रॉब्लमेटिक थी कि हम तीसरे विश्व युद्ध के पास पहुंच गए हैं, हर जगह लड़ाइयां फैल रही हैं। और उन्होंने कहा था कि जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं पीस के लिए काम करूंगा। अगर कोई प्रेसिडेंट ट्रंप को ये यकीन दिलवा सके, ये भरोसा दिलवा सके कि पूरे वेस्ट बैंक को एनेक्स कर देना और उसकी वजह से फिलिस्तीनियों के फ्यूचर स्टेट का पॉसिबिलिटी खत्म कर देना, आग को और आग की तरफ, एक लड़ाई की आग को और फैलाएगा, तब शायद वो रोक सके। लेकिन अभी जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो फिलिस्तीनियों के लिए बहुत डिप्रेसिंग है और राइट विंग इजरायलियों के लिए, राइट विंग यहूदियों के लिए बहुत ही एनकरेजिंग साइंस हैं कि वो जूडिया समारिया यानी कि पूरे वेस्ट बैंक को शायद एनेक्स कर सकते हैं या उस पर अपना और ज्यादा क्लियर पॉलिटिकल कब्जा कर सकते हैं। अब ये था हमारा बड़ी खबर का सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल से निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। हसीना पर आरोप लगे हैं कि वो बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट में सैकड़ों लोगों की मौत की जिम्मेदार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रोटेस्ट में करीब 753 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद हसीना ने 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर हसीना निकल गई थी और भारत चली आई थी। इस्तीफे से
पहले पिछले 15 साल में से शेख हसीना की सरकार चल रही थी। हसीना के जाने के बाद 8 अगस्त को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस इस सरकार के मुखिया बनाए गए थे। अब जानते हैं कि इंटरपोल क्या है, कि उसकी और इस नोटिस से क्या होगा। इसे आप अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सेवा समझिए। इसमें 196 देश हैं जो इसके मेंबर हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य देशों को सीमा पार भी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की सुविधा मिलती है। इस देश के उस देश में गए तो उस देश वाले भी इंटरपोल में है तो उनकी सुविधा मिलेगी। अब इंटरपोल की वेबसाइट के मुताबिक रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया भर में कानूनी एजेंसियों से एक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए रिक्वेस्ट है जिसका प्रत्यर्पण, सरेंडर या इस तरह की कोई भी कार्रवाई होनी है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा और उसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये है इस नोटिस का लाभ। अब दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट का चुनाव शुरू कर दिया। इस फहरिस्त में उन्होंने अपने वफादारों, कट्टर समर्थकों और साथियों को शामिल किया है। आइए इनमें से कुछ जरूरी लोगों से, खास लोगों से आपको मिलवाते हैं। सूजी विल्स, इनको चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ का पद व्हाइट हाउस के सबसे ताकतवर पोजीशन में से एक है। इस पद पर बैठने वाले शख्स का काम है कि व्हाइट हाउस के स्टाफ को मैनेज करना, राष्ट्रपति की स्ट्रैटेजी तैयार करना और यह तय करना कि राष्ट्रपति से कौन मिल सकता है, कौन नहीं, और कौन से फैसले राष्ट्रपति को खुद लेने हैं और कौन से फैसले निचले पदों पर बैठे लोग ले सकते हैं। इसके लिए सूजी विल्स को चुना गया है। विल्स इस पद पर बैठने वाली पहली महिला है। वो ट्रंप के 2024 और 2016 चुनाव कैंपेन में उनकी कैंपेन मैनेजर भी रह चुकी हैं। वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के 1980 चुनाव कैंपेन की भी मैनेजर रह चुके हैं। उस चुनाव में रोनाल्ड रीगन को बड़ी जीत हाथ लगी थी। टॉम होमन, इनको बॉर्डर कंट्रोल का कार्यभार सौंपा गया है। ट्रंप की पिछली सरकार के दौरान भी इन्होंने अप्रवास से जुड़ा प्रोटेस्ट संभाला था। टॉम अप्रवास को लेकर ट्रंप की नीति के कट्टर समर्थक हैं। जुलाई में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में इन्होंने अवैध अप्रवासियों को निशाना बनाते हुए कहा था कि आप अभी से सामान बांधना शुरू कर दें। यानी निशान इन्होंने पहले ही से लगा दिए थे, संकेत पहले से ही दे दिए थे। अगला नाम है माइक वॉल्स का। इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। वॉल्स ट्रंप को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ब्रीफ करेंगे। वो एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल हैं और अमेरिकी सेना की ग्रीन बैरेट यूनिट में काम कर चुके हैं। यह यूनिट सेना के लिए मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम देती है। माइक साल 2018 से फ्लोरिडा राज्य से सांसद भी हैं। वो इंडो पैसिफिक में चीन की नीतियों के प्रमुख आलोचक रहे हैं। एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी, इनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी का कार्यभार सौंपा गया है। ये एक नया डिपार्टमेंट है। ट्रंप के मुताबिक यह डिपार्टमेंट विभाग व्हाइट हाउस और बजट ऑफिस के साथ मिलकर काम करेगा। मस्क और रामास्वामी प्राइवेट सेक्टर से ट्रंप के सबसे बड़े समर्थक में शुमार हैं। अब अगला नाम है जॉन रैटक्लिफ का। पूर्व जासूस हैं और ट्रंप ने इन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA का मुखिया नियुक्त किया है। काम है देश के लिए सूचना इकट्ठी करना, जहां से संभव हो, जैसे संभव हो वैसे। रैटक्लिफ ट्रंप के पुराने सहयोगी हैं। साल 2020 में NIA के निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं और खबरों में यह भी कहा जाता है कि वो US के लिए कई मौकों पर जासूसी भी कर चुके हैं। अब यह था आज का दुनियादारी। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।